नमस्कार दोस्तों। इस समय राजनीतिक परिदृश्य इतनी तेजी से बदल रहा है और सच पूछिए तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। हमारा देश 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में मुगलिया हुकूमत का राज्य था। मुगलों के आने से पहले पूरा देश अलग-अलग राजाओं के अलग-अलग रियासतों में बटा हुआ था। फिर भी वर्तमान परिदृश्य में जब भी बात चलती है तो लोग 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा दोष देते हैं। जैसे मनुवादी विचारधारा यानी मनुस्मृति को। यह सनातन धर्म में ऊंच-नीच, भेदभाव, फलाना-ढिमका बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर हम इनसे कोई तर्कपूर्ण बात करते हैं, तो इनके पास कुछ एक रटे-रटाए जवाब होते हैं। आप सामंतवादी मानसिकता के हैं, आप मनुवादी विचारधारा के हैं, आपसे दूसरों की उन्नति देखी नहीं जाती और ब्ला-ब्ला। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो ये आरोप लगाने वाले लोग हैं ना, तो इनके पास किसी भी धर्म ग्रंथ की इन डेप्थ नॉलेज है, पहली चीज़। दूसरी ये है कि अगर ये पढ़ने की कोशिश करते भी हैं, तो मन में इतना द्वेष और घृणा भाव होता है कि इनको ताड़ना भी प्रताड़ना नज़र आता है। चलिए आज मैं बात करता हूँ हमारे एक झा साहब हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता पढ़ी। मैं आपको कविता कुछ बोल दिखाता हूँ जिससे कि आपको भी कुछ समझ में आए। मिट्टी तालाब तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, वो ठाकुर विश्व क्योंकि इस कविता से एक अनुमान ऐसा लग रहा है मोटे-मोटे तौर पर कि जैसे आज़ादी के इतने सालों के बाद भी वर्चस्व जो है वो ठाकुरों का। ठाकुर से मतलब ये अगर आप ये पूरा वीडियो देखें, मुझे तो कोई खैर इनकी इन बातों में कोई ख़ास वज़न लगा नहीं है। चलिए ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता जैसे मुझे है वैसे ही इनको भी है, ये बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आज़ादी के इतने सालों के बाद भी वर्चस्व ठाकुरों का ही है और ये चूँकि ये कविता एक व्यक्ति ने लिखी है जो स्वयं को जो मतलब आपको अक्सर अगर आप वीडियो उनके देखेंगे तो हमेशा सूट बूट टाई में रहते हैं, विदेशों में घूमते हैं, अच्छी-अच्छी कारों में चलते हैं, लेकिन फिर भी खुद को दबा, सोसा, दलित कुछ नहीं बताते। भाई ये तर्कपूर्ण बात नहीं है क्योंकि आप वास्तव में खुद को अगर उस श्रेणी में रख रहे हैं, तो आप उनका अधिकार मार रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं, जो उसको वास्तविक डिज़र्व करते हैं। दूसरा मैं आपको एक छोटा-सा काम बताता हूँ, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई। अगर मेरे वीडियो देखने वाले मित्रों को, शत्रुओं को कोई डाउट हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो एक आरटीआई फाइल करिए कि 1947 या 1950 से लेकर के आज तक कितनी सरकारी स्कीम ध्यान दीजिएगा, कितनी सरकारी स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए चलाई गई है, एक चीज़। दूसरी आरटीआई आप फाइल कीजिएगा कि कितनी सरकारी स्कीम सिर्फ़ सवर्णों के लिए चलाई गई। इसका इसका रिप्लाई आने दीजिएगा, आप देखिएगा कि इन वर्गों के लिए इतनी स्कीमें चलाई गई हैं कि अगर ईमानदारी से उस वर्ग तक उन्हीं के वर्गों के ऊँचे बैठे हुए लोग जो फन फैला के बैठे हैं, अगर उनको ना लपकते, तो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी सूट बूट टाई में होता, कार में घूम रहा होता और इस तरह से सवर्णों के प्रति द्वेष और घृणा नहीं रख रहा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अगर आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम ये कह रहे हैं कि ठाकुर का, हल ठाकुर का, कुआँ ठाकुर, तो यहाँ पर 3 ऐसी समस्याएँ हैं जो मुझे दिख रही हैं, जहाँ पर मैं बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान ले जाना चाहूँगा। पहली ये, क्या देश संविधान से नहीं चल रहा है? क्या इस देश का नागरिक समान नहीं है? पहली चीज़, क्योंकि अगर समान है, समान अगर है, तो हम पे ठाकुरों पर ही आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूँ, यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसी मेहनत की होगी कि आज भी वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए हैं, पहली चीज़।
दूसरी चीज इसमें ये आती है कि जितने भी सुविधाएं या आरक्षण इस समुदाय को दिए गए हैं, जो जो आदमी ठाकुरों से द्वेष रख रहा है, वो बेकार है। मतलब हम इतनी सुविधाएं इतने देने के बाद भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां तक ले ही नहीं जा पाए जहां की वो आत्मनिर्भर हो पाते। तीसरी चीज, हम यानी कि सरकार ने खूब कोशिश कर ली, आरक्षण भी दिया, पढ़ने की सुविधाएं भी दी, हॉस्टल भी खुले, बहुत चीजें दी। ठाकरों को क्या? कुछ नहीं। जो दिया भारत के बाकी नागरिकों को दिया, वो उनको भी मिला है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है कि इतने ऑब्स्टिकल्स के बाद भी वो अपने रुतबे पर कायम बने हुए, गिरे नहीं, और उनके मन में किसी के लिए द्वेष भी नहीं। इसलिए कि क्या हमको एक बार उन सुविधाओं की या आरक्षण की या एक्ट की समीक्षा नहीं करनी चाहिए जो हमने इस दबे कुचले वर्ग को उठाने के लिए दी? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वर्ग के जो लोग संपन्न हो रहे हैं, बार 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 वही सारी सुविधाएं लेने के बाद जिसको वास्तविक में जरूरत उस तक तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा। मुझे याद है इन्हीं साहब की एक और कविता है जूठन टाइप की, उसमें भी इन्होंने ऐसे कुछ लिखा है। तो वहां तो मेरा ये मानना है कि भाई कम से कम कुछ दे तो रहा है आपको। आप तो सिर्फ कविताएं करके समाज में जहर ही बोल रहे हो। आपने कभी किसी जरूरतमंद के लिए कुछ दिया? और जिसने दिया उसने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना बन सकता था दिया। झूठा तो कोई किसी को ना देता है, ना झूठा कोई किसी का खाता है। इतना हो सकता है कि जब सबने खा लिया होगा तो बचा हुआ जरूर दे सकते हैं, लेकिन झूठा ना तो भाई कोई देता है। मेरी अवधारणा ये है कि हमें हर मुद्दे को एक तर्कपूर्ण ढंग से देखना चाहिए। ठाकुर अगर कुआं ठाकुर का है तो वो ठाकुर का क्यों? या तो उसने खोदा होगा या उसने पैसे लगाए हो। पैसे लगाए हैं तो भी उसका है, और खोदा है तो भी उसका। आप भी पुरुषार्थ कीजिए। इस देश में कोई रोक रहा हो? मैंने तो ऐसी जी शादियां भी देखी हैं जिसमें भाई पुलिस में पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो जब पुलिस इतनी वेली बैठी है, खाली बैठी है कि शादी में प्रोटेक्शन दे रही है, तो आप अपना काम शुरू करेंगे तो आपको कौन भाई रोक सकता है? फिर भी ये देश ऐसे लोग चला रहे हैं जिनको नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, जिनको पहले जाति में बांटेंगे, धर्म के नाम पर बांटेंगे, स्त्री पुरुष के नाम पर बांटेंगे, और फिर जब पूरी तरह से बट चुके होंगे फिर एक बार को बोला जाएगा तुम सबसे मिलजुल के नहीं रहे। अरे भाई पहले तो इतना बांट ही दिया है, हम मिलजुल के कैसे रहेंगे? सभी को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या किसी भी जाति धर्म का। अपने अस्तित्व की रक्षा करना सभी का अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।